हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। हमारे प्रोडक्ट का नाम है हिबारिस मोर पावर, एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट जो हमारे सेल थ्योरी के ऊपर काम करता है, ना हमारे किसी ऑर्गन के ऊपर, ना किसी टिश्यू के ऊपर, ना किसी डिसीज डिसऑर्डर के ऊपर। इसे हम इस तरीके से जस्टिफाई करने से बेटर अगर हम सेल रिजनरेशन थ्योरी के अंदर अगर इसे जस्टिफाई कर पाए तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। इसका मतलब ऐसा रहेगा कि हमारी बॉडी की जो फॉर्मुलेशन हुआ है, जो फॉर्मेशन हुआ है, वो सेल से हुआ है, एक सिंगल सेल से। करेक्ट। तो जैसे जैसे डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 महीने से लेकर 9 मंथ तक जो फीटस का जो गर्भ का इवोल्यूशन होता है, इवॉल्व होता है, हर एक मंथ के बीच में या फिर हर एक वीक के अंदर कुछ ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस उस फीटस के अंदर हमें देखने मिलते हैं। तो उसे हम थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान। लगभग 4 से 6 वीक के बाद एक ऐसी स्टेज आती है, हम ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करेंगे, एक लेमन लैंग्वेज के तौर पे जिसे सभी लोगों को ये समझ में आए, इस तरीके से एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे हर सेल को एक क्या बोलेंगे हम, एक फंक्शन नेचर के द्वारा डिटरमाइन किया गया है, दिया गया है। ठीक है। इसका मतलब ऐसा कि जब एक सिंगल सेल से जायगोट बना, एक फीटस बना, छोटा सा गर्भ बना, वो धीरे धीरे बड़ा होते रहता है। तो उसके हाथ, पैर, दिमाग, लंग्स, लीवर, स्टमक, तो ये सब चीजें धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। करेक्ट। तो इसका मतलब कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे कौन से सेल ने कौन से ऑर्गन को फॉर्म करना चाहिए ये डिटरमाइन किया जाता है। करेक्ट। कौन से सेल ने क्या फंक्शनिंग करनी है ये वहां पे तय किया जाता है, जिसे हम कहते हैं डिटरमिनेंट स्टेज या फिर डिटर्मिनेशन फेज ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम हमारी सेल को अगर उसकी फंक्शनिंग रिस्टोर करने में कामयाब रहे, जैसा आज के डेट की अगर हम बात करें, हमारे मोबाइल हैंग हो चुका है और उसे हम प्रीवियस जनरेशन पे अगर हम रिस्टोर कर पाए, जो बैकअप बोलते हैं हम, व्हाट्सएप अगर दूसरे से मोबाइल के अंदर शुरू करना है तो हम बैकअप लेते हैं। इसका मतलब जिस वक्त तक का बैकअप उसके अंदर स्टोर्ड हुआ है वहीं से आपका मोबाइल, आपका व्हाट्सएप शुरू हो जाए। करेक्ट। तो हमारी सेल के अंदर भी ये डिटर्मिनेशन फेज आई गई थी जब हम गर्भ में थे। तो अपना प्रोडक्ट उसी थ्योरी के ऊपर काम करता है जिसे हम कहते हैं सेल रीजनरेशन। अब इसे और थोड़ी सी आसान लैंग्वेज में अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, हमारी बॉडी की हर सेल 90 to 120 डेज के अंदर नहीं बनती। आप थोड़ा सा हाथ के ऊपर रब करोगे या फिर किसी भी स्किन के ऊपर रब करोगे तो डेड सेल्स निकलती है। करेक्ट। तो डेड सेल्स कब तक निकलेगी? अगर हम घसते रहेंगे, निकलती रहेगी, कहीं एक दिन खत्म ना हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सेल की बॉडी के अंदर नई नई सेल्स बनते रहती, और जो पुरानी सेल है जिसका फंक्शनिंग रोल खत्म हुआ है या फिर लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है, लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि काम करने की जो क्षमता है उस सेल की वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो उसके जो पैरामीटर्स है वो आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा लॉजिकली आप समझने का प्रयास करिएगा। तो जैसे जैसे सेल की फंक्शनिंग कम हो जाएगी, उस सेल को डेड सेल के हिसाब से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और हमारी बॉडी खुद नई सेल्स बनाने में कामयाब रहती है। और इसी वजह से हमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। इसीलिए हमें खाना टाइम पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा फिजिकल एक्सर्शन भी जरूरी है। तो ये जो तमाम चीजें हमारे डेली रूटीन में होती हैं वो बहुत जरूरी है हमारे डे टू डे लाइफ को मेंटेन करने की। तो अगर 90 to 120 डेज में एंटायर हमारी बॉडी के अंदर की हर सेल नहीं बनती, इसका मतलब मेरे अंदर ऑलमोस्ट 18 ट्रिलियन सेल्स है। तो ऑलमोस्ट 120 डेज के अंदर या फिर 120 डेज में एंटायर मेरे जैसा एक नया आदमी बनता है मेरे शरीर के अंदर ही। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर अपना प्रोडक्ट कोई भी पर्सन 90 to 120 डेज रेगुलरली अगर ले रहा है तो उसकी जो नई सेल्स बन रही है बॉडी के अंदर वो उस फंक्शन की तरह रिस्टोर हो जाएगी जो फंक्शनिंग उनकी गर्भ में थी। ठीक है। और इसलिए हम कहते हैं कि जब कभी भी बायबॉर्न डिसीजेस है तो उसे किसी भी तरीके से रिवर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होता है। जैसे जैसे साइंस अभी प्रोग्रेस कर रहा है उसके ऊपर भी हम आने वाले कुछ महीनों के बाद डिस्कस करने वाले हैं। वन ऑफ माय स्टूडेंट इज हैविंग हर पीएचडी एट जिन, जो जेनेटिक एनालिसिस के ऊपर उसका वर्क चल रहा है, जो लगभग एक जीन के हिसाब से अगर हम बात करें डीएनए के हिसाब से, तो जैसे म्यूटेशंस हमें देखने मिलते हैं
कोई जीन के ऊपर अगर म्यूटेशन हो जाए तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स चेंज होती हैं हमारी, तो उसके ऊपर भी हमारा वर्क बहुत अच्छी तरीके से शुरू है। तो आई होप ये थोड़ा सा लॉजिकल आप सब लोगों को समझ में आएगा कि हाउ हिबारिस मोर पावर इज वर्किंग ऑन योर बॉडी, नॉट ऑन योर बॉडी, नॉट ऑन योर ऑर्गन, बट ऑन योर पर्टिकुलर सेल्स। आपके हर पेशी के ऊपर ये काम करता है। तो आइए देखते हैं अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। आकाश सर, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो एक बार जस्ट बता देना। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही यस सर। यस सर, प्रॉपर तरीके से हो गई। राइट, थैंक यू। तो आइए हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो प्रोडक्ट हमारी सेल को, हमारी फिटनेस को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारे हर ऑर्गन को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, प्रिवेंशन देने का काम करेगा, प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। आर यू ट्राइंग टू फाइंड, क्या आप ये सोच रहे हैं मार्केट में, किसी कंपनीज में, कहीं और तरीके से, किसी भी इंडस्ट्री से हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, नेचुरोपैथी हो, मेडिटेशन हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदा हो या होम्योपैथी, क्या आप ये देख रहे हैं बेस्ट नेचुरल हेल्थ केयर, उसके बाद बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल केयर इन वर्ल्ड, बेस्ट हेल्थ केयर फॉर चिल्ड्रंस एंड बेस्ट हेल्थ केयर फॉर एल्डर पर्सन। तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी के लिए आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो जिसकी वजह से उनकी तबीयत अच्छी रहे, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य अच्छे से बरकरार रहे, जिसकी किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट ना हो, तो डेफिनेटली आप ये देख सकते हैं। बट आज तक आपको ये चीज मिली क्यों नहीं? तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका सबसे बड़ा रीजन, दैट इज पुअर फूड क्वालिटी। न्यूट्रास्यूटिकल का एरा अगर हम थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करें, तो न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा एरा है जिसके अंदर प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट यूज किए जाते हैं, इसके अंदर फ्रूट्स यूज किए जाते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर बनता है न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है। इसमें सिर्फ प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट ही नहीं, फ्रूट्स भी यूटिलाइज किए जाते हैं। ये अगर हम ब्रॉड माइंडेड बात करें तो ये सभी प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट ही है। मगर फूड क्वालिटी अगर हम बात करें, जो भी चीजें हम खाते हैं, हमारी एनर्जी को बनाने के लिए, हमारे बॉडी को अच्छी तरीके से सुधार लाने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, तो उसकी आज जो क्वालिटी है फूड की, वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। अगर पॉसिबल हो किसी को, आप जब भी फ्रूट्स खाते हो तो उस फ्रूट्स को, जो रॉ सॉल्ट होती है, रॉ सॉल्ट, खड़ा मीठ बनता होता है, ठीक है, जो रॉ सॉल्ट होती है, उस रॉ सॉल्ट को 10 से 15 मिनट पानी के अंदर भिगो के रखना है, स्टीयर करके रखना है, और उस पानी के अंदर जो भी फ्रूट्स आप लाओगे, जो भी वेजिटेबल्स आप लाओगे, उसके अंदर 5 से 10 मिनट उसे भिगो के रखिए उस नमक के पानी में, जो रॉ सॉल्ट होता है, जो बड़े बड़े उसके फिटकरी के जैसे उसके खड़े आते हैं। उसके बाद इसे नॉर्मल वाटर से रिंस करके 15 मिनट के बाद उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी हद तक उसके ऊपर के जो भी ऑयल बेस्ड कंटेंट हैं, जो पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, जो लिपिड कंटेंट होती है मैक्सिमम, इसलिए यूटिलाइज किए जाते हैं कि बारिश होने के बाद वो निकल ना जाए। तो पानी से कितना भी धोगे वो निकल नहीं जाएगा, बिकॉज उसका जो बेस होता है वो हाइड्रोकार्बन बेस्ड होता है। तो जैसे हम सिंपली ऑयल कहेंगे, ऑयल के जैसा होता है। तो उसे निकालने के लिए एक बहुत अच्छा शानदार तरीका रहेगा, उसका यूटिलाइज करें। और पॉसिबल हुआ तो 11.5 pH का पानी भी अगर आप यूज करते हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग, जो 100% ऑयल इमल्शन का काम करता है। ऑयल इमल्शन मतलब जो ऑयल होता है उसे वो कंप्लीटली फोड़ देता है। ऑयल के अंदर अगर 11.5 pH का हम पानी डाल दें तो वो दूध के जैसा बनता है व्हाइट। तो ये कर सकते हैं, उससे फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी, उससे जो टॉक्सिन्स कंटेंट ऊपर के कंटेंट में, ऊपर के हिस्से में जमा है, उसे निकालने के लिए वो कारगर रहेगा। दूसरा रीजन है पुअर इम्यूनिटी। अगर हम खाना ही ठीक तरीके से नहीं खा पा रहे हैं, खाने के अंदर से जो चीजें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए चाहिए वही नहीं अगर मिल पा रही है, तो हमारी इम्यूनिटी तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में ही रहेगी, पुअर कंडीशन रहेगी। इम्यूनिटी का पुअर होना ये आप फिजियोलॉजिकल कंडीशन के चेंजेस के हिसाब से चेक कर पाओगे। मान के चलें कि अभी समर चल रहा है, इट्स मार्च नाउ, तो अगर कभी बादल आ जाए, कभी एक दिन बारिश गिर जाए, तो अगर आपको फीवर या फिर थ्रोट लाइक इन्फेक्शन या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर आपको देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में, पुअर इम्यूनिटी है। उसके बाद बैड हैबिट्स, ये बहुत बड़ा एरा है बैड हैबिट्स। इसके अंदर खाने पीने के तरीकों से लेके
आपके लाइफस्टाइल है, आपका जो भी आपकी लाइफस्टाइल है वो टोटली इसके अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे बैड हैबिट्स के अंदर। उसके बाद पुअर लाइफस्टाइल का कहना ऐसा है कि जो चीजें हमें चाहिए वो चीजों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जंक फूड, फास्ट फूड, रोज अगर वो हम खाते हैं तो हमारी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिफेंस मैकेनिज्म कोलैप्स हो जाता है। उसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज 99% लोगों के अंदर ये देखने मिलता है। उसके साथ एट लास्ट माल न्यूट्रिशन। सो माल न्यूट्रिशन एक ब्रॉड कैटेगरी है, इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में अगर हम देखें तो जो भी न्यूट्रिशन हमें लगती हैं हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे बॉडी को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए, तो या तो न्यूट्रिशन कम मिले या तो कुछ न्यूट्रिशन ऐसे मिले जो उसका फंक्शनिंग हमारे बॉडी के अंदर ठीक से ना हो पाए। ठीक है, जैसा हम मान के चले कि हमें ट्रेस एलिमेंट्स लगते हैं, जिंक लगता है, मैग्नीज लगता है, मोलिब्डेनम लगता है, ये चीजें हमें लगती हैं वो बहुत 0.0001% के, उतना कम कंडीशन में लगता है। अगर वो ना मिले तो हमारे सरल के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर उसके बहुत सारे रोल डिफाइन किए गए। अगर मौका मिले तो हम कभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, या तो न्यूट्रिशन जितनी अमाउंट में चाहिए उतनी अमाउंट में नहीं मिलती, या फिर मिलने के बाद उसका जो फंक्शनिंग हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए वो नहीं होता। बेस्ट एग्जांपल हम देखेंगे फाइब्रस कंटेंट। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि वेट लॉस के लिए फाइब्रस कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर प्रोटीन्स बहुत लोग यूज करते हैं। अगर उस प्रोटीन के अंदर फाइब्रस कंटेंट भी ज्यादा है और प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा है, जो रॉ सोर्स होता है प्रोटीन का, तो हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो आपको तो लगता है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एडेड मिनरल्स भी हैं, फाइबर्स भी हैं, प्रोटीन भी हैं, जो मसल बिल्डिंग के लिए काम करता है, फाइबर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को मेंटेन करने के लिए काम करता है। ये चीजें रहने के बावजूद भी उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर अच्छी तरीके से नहीं मिलता। इसका मतलब वो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो डोंट वरी, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन दिस। किस तरीके से हम करेंगे? सो नंबर 1 प्रोडक्ट राइट नाउ, हिबारेज मोर पावर, जो वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल के तहत काम कर रहा है। अब तक हमने बहुत सारे इसके वीडियोस भी देखे हैं, बहुत सारे इसके हमने रिजल्ट्स भी देखे हैं, और हमेशा इसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन लेते भी रहते हैं। आज इसके ऊपर और अच्छी तरीके से हम बात करने वाले हैं। दिस इज द नंबर 1 प्रोडक्ट राइट नाउ इन, अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया के हिसाब से, और वर्ल्ड वाइड भी बात करें तो इससे अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल आपको नहीं मिलेगा, जो आपके एंटायर बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है। न्यूट्रास्यूटिकल एक्चुअली होते क्या है? सो न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा एरा है जो आपके बॉडी को प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर काम करता है। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर काम करता है। डिसीज होने के बाद या फिर पेशेंट हम जब बनते हैं उसके बाद अगर कोई चीज हम लेते हैं तो उसे हम डिफाइन करते हैं, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसे हम डिफाइन करते हैं ड्रग्स या फिर मेडिसिन। न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा कंटेंट है, ऐसा इंग्रेडिएंट, ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको डिसीज से बचाता है, आपको डिसीज होने नहीं देता। अगर हो भी जाए, आज की डेट में अगर हम अपने डिसीज देखें तो मोस्ट ऑफ द डिसीजेस आर लाइफस्टाइल ओरिएंटेड, तो जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहेंगे, वो बहुत बड़ी कैटेगरी है। आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम उसके ऊपर बात भी करने वाले हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा एरा जो फूड है, फार्मेसी का ही, बट मेडिसिन नहीं। ठीक है, जिसे खाया जा सकता है खाने की तरह, और वो काम करता है फार्मास्यूटिकल की तरह, इसका मतलब मेडिकेशन की तरह, मेडिसिन की तरह, बट वो मेडिसिन नहीं। ठीक है, जिसे हम कहेंगे न्यूट्रास्यूटिकल। इसके बाद बात करें इसे, हाँ, यहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक जर्नल्स ने इसे फार्मा फूड के तहत ही यूटिलाइज किया गया है। अ पावरफुल टूलबॉक्स दैट इज बियॉन्ड द डाइट बट बिफोर द ड्रग्स। ठीक है, इसका मतलब हम जो खाना खाते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है, बट जो मेडिसिन है उससे कम। तो ये मेडिसिन नहीं है, बट ये खाना खाने की ऐसी चीजें हैं जो 100% न्यूट्रिशनल, जो डिफिशियंसी हमारे बॉडी के अंदर है उसे ओवरकम करने के लिए कामयाब है। अगर हम देखें उसे किस तरीके से देखा जाए तो आप ये जो डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ पे दालचीनी है, तेजपत्ते हैं, इलायची है, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये सब कंटेंट जो हैं, इसे हम रेफर करते हैं एज लाइक अ न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है, उसके बाद आज की रेट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 100% भी अगर हम बोले तो people are moving towards their own safety।
उनको अभी लग रहा है कि मेरी लाइफ की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी लाइफ की जिम्मेदारी किसी डॉक्टर की नहीं है। डॉक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। मैं फिर से बताता हूँ, एलोपैथिक इंडस्ट्री, एलोपैथिक मेडिकेशंस ये 11th आवर मेडिकेशंस है, उसके सिवा सर्वाइवल के चांसेस एट लास्ट नहीं है, बिकॉज दैट इज अ टॉप मोस्ट साइंस। जितना साइंस ने अचीव किया है दैट इज एलोपैथिक इंडस्ट्री। बट एलोपैथी से बहुत अच्छी तरीके से बचा जा सकता है, उसके लिए हम आज बात करने वाले हैं न्यूट्रास्यूटिकल की रिगार्डिंग। तो इसका सबसे पहला जो रीजन है आज की डेट में, जो आने वाले एक स्लाइड के बाद हम ये भी देखने वाले हैं कि इंडिया में इसका कितना ज्यादा रेशो आज की डेट में प्रेजेंट है। तो एक ऐसा एरा जो आज के डेट में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को लग रहा है कि मेरी जिंदगी मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मैं बीमार पड़ने से बच सकता हूं। यस, डेफिनेटली बच सकते हैं आप। तो इसके यूटिलाइजेशन, दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसा कोई सिटी नहीं है जहां पे पीपल इसके रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडियन मार्केट इज हैविंग ओनली 2%। अगर हम 2017 की बात करें, आज की डेट की अगर हम बात करें, तो वो ऑलमोस्ट 3.6% के तहत दिसंबर 2023 के अंदर होने के चांसेस है। तो हमें अपना प्रोडक्ट हिबारिस मोर पावर को प्रमोट करने का, रिकमेंड करने का, साथ ही खुद को यूज करने का इतना बड़ा स्कोप शायद ही किसी इंडस्ट्री में मिला होगा जितना बड़ा स्कोप हमें मिल रहा है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ समर्थ प्रो हेल्थ केयर विद द हेल्प ऑफ हिबारिस मोर पावर। आइए बात करते हैं प्रोडक्ट कहाँ कहाँ काम करेगा। तो जैसा हम हमेशा बताते हैं कि हमारी जो एंटायर बॉडी है, वो बॉडी बनने के लिए ये 11 सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल है, और अपना प्रोडक्ट इन सभी 11 सिस्टम्स के ऊपर काम करता है, चाहे सर्कुलेटरी हो, स्केलेटल हो, लंग्स हो, एक्सक्रीटरी हो, किडनीज हो, न्यूरोलॉजिकल हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हो, किडनीज हो, या फिर आपके बॉडी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के ऊपर अपना प्रोडक्ट काम करता है। हार्मोनल रेगुलेशन की बात हो, हार्मोन प्रोडक्शन की बात हो, उसके मेंटेन करने की बात हो, सेल की फंक्शनिंग की बात हो, या किसी ऑर्गन की खुद की फंक्शनिंग की बात हो, ज्यादा हो मेंटेन करने का काम करेगा, कम हो उसे एलिवेट करने का काम करेगा। इसी से परफेक्ट आपके बॉडी को मेंटेन करने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाएगा। हिबारिस मोर पावर वर्क्स ऑन रूट, नॉट ऑन द सिम्टम्स। बहुत सारे मेडिकेशन या फिर मेडिसिन ये सिम्टम्स के ऊपर काम करती है। सबसे पहले आपको पूछा जाता है आपको तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है, आप जो तकलीफ बताओगे उसके अनुसार आपको क्या मेडिकेशंस देनी चाहिए, ये सोचा जाता है। दैट इज अ ग्रेटेस्ट थिंग ऑफ एलोपैथी। अगर हम हर्बल, आयुर्वेदिक या फिर एक एरा की बात करें, तो अगर लॉजिकली हमने जो देखा हिबारिस मोर पावर के रिगार्डिंग, अगर कोई प्रोडक्ट आपके सेल के ऊपर जाकर काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसके सिम्टम्स पूछने की जरूरत नहीं है। अगर उसका फंक्शनिंग गड़बड़ में है तो उसे वो रिस्टोर करने का काम करेगा। अगर उसकी फंक्शनिंग ठीक से काम कर रही है तो उसे वो एलिवेट करने का काम करेगा। बहुत अच्छे काम कर रही है तो उसे प्रिवेंट करने का काम करेगा। डैमेज है तो उसे डैमेज से बचाने का, डैमेज से रिवर्ट करने का भी काम किया जाता है। आइए बात करते हैं जो फीचर हैं हिबारिस मोर पावर के। तो सबसे पहला फीचर है दिस इज वन काइंड ऑफ एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट्स। अपने प्रोडक्ट के अंदर ऑलमोस्ट 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं। मैं हमेशा बताता हूं कि सुभाष सर जितना एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं, शायद मैंने उतनी बात अब तक तो नहीं की है, तो उसके ऊपर इतनी ज्यादा बात करने की मुझे जरूरत भी नहीं है जितना सर ने एक्चुअली आप सभी लोगों को बताया है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज हैं, जिसे अगर हम थोड़ा सा केमिकल लैंग्वेज में बात करें, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, तो हम कह देंगे ऑक्सीडेटिव डैमेज, ये हमारे बॉडी के अंदर हमेशा होते रहते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। हमारी हर सेल के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। जैसा इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत बड़े डीपीज होते हैं, पावर हाउसेस होती हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, उसी तरीके से हर ह्यूमन या फिर हर लिविंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का या फिर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। अगर हम हमारी बात करें ह्यूमंस की, तो उसके अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और उस छोटे से ऑर्गेनेल का जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हमेशा होती रहती है 24/7, 24 घंटे 7 दिन होती रहती है।
तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन होता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होता है, पहले ऊपर है, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाते हुए कुछ बायोमोलिक्यूल्स को, कुछ आयंस को वो एनर्जी देता है, एनर्जी लेता है। ठीक है, तो हम ज्यादा डिटेल में उसके ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। तो उस रिएक्शन का जो फाइनल, जो एंडिंग स्टेप होती है, उस एंडिंग स्टेप में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम हमारी बॉडी की एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो उस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन का माइग्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे बॉडी के अंदर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन कहीं जाके रुके तब रिएक्शन खत्म हो जाए, अगर वो रुकेगा ही नहीं तो रिएक्शन ही खत्म नहीं होगी। तो उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो हमें बाहर के मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और दैट इज नथिंग बट द ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल है, उस इलेक्ट्रॉन को, जिसे हम टर्मिनल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फाइनल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम ऑक्सीजन करता है। तो उस ऑक्सीजन के ऊपर आता है माइनस चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज हैविंग माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण प्रभारित होता है वो। तो ऑक्सीजन जैसे ही माइनस में जाता है, हमारे बॉडी के अंदर पानी का भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर कुछ हद तक ऑक्सीजन निगेटिवली रेगुलेट होता है, और 50% उसका कन्वर्जन होता है पानी के अंदर। तो ये दो जब मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, तो कुछ हद तक कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। अभी आपको समझा होगा कि वो जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन। वो ऐसी स्पेसीज में कन्वर्ट होता है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट होता है, जिसे हम सिंपली बात कहते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन के वजह से होने वाला डैमेज, जिसे हम सिंपली लैंग्वेज में कहेंगे स्ट्रेस या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। तो उस डैमेजेस से बचने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल काम होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होने वाला है, उस ऑक्सीडेटिव डैमेज को वो बचाने का काम करेंगे। और उसी के साथ साथ ये जो फ्री रेडिकल्स हैं या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज हैं, उस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। इसके पहले का जो प्रेजेंटेशन था, उस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने देखा था कि जो भी निगेटिव रेगुलेटेड आयंस है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उसे वो न्यूट्रल कर देगा, इलेक्ट्रॉन उनको दे देगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही दे देगा वैसे वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से एक तो हमें प्रिवेंशन करने का काम होगा एंटीऑक्सीडेंट से, और जो डैमेज है उसे रिवर्ट करने का भी काम होगा। अभी हम देखते हैं कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हमारी बॉडी के अंदर है कितनी ज्यादा अमाउंट में, किस तरीके से पता चले। तो अगर कम एज में बाल झड़ रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, आपके स्किन के ऊपर रिंकल्स आ रही हैं, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। हिबार इज मोर पावर का यूटिलाइजेशन अगर आप रेगुलरली करते रहें, तो आपके बॉडी के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा एंटीऑक्सीडेंट का, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का कम हो जाएगा। बहुत कम समय में आप ये देख पाओगे कि आपके बॉडी के अंदर का स्किन टोन चेंज हो गया, आपके बाल झड़ना बंद हो गए, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। ये सब सिस्टम्स, ये सब चेंजेस आपको देखने मिलेंगे बाय यूटिलाइजिंग ऑफ हिबार इज मोर पावर। दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज अ गुड इन एटो इम्यून डिसऑर्डर्स। जितने भी तरीके के एटो इम्यूनी डिसऑर्डर्स हैं, उन सभी के अंदर अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट शानदार तरीके से हमें देखने मिलते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये इसका रीजन क्या है, या फिर इसके एटो डिसीज का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप, आई थिंक आप पढ़ पा रहे हो यहाँ पे, इट हैपेंस व्हेन द बॉडीज नेचुरल डिफेंस सिस्टम, हमारी खुद की प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर को फॉरेन पार्टिकल समझकर फाइट करने लगती है। एक आसान एग्जांपल के तहत हम देखेंगे, जैसे ही छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है या फिर ओरल सस्पेंशंस दी जाती है, फॉर एग्जांपल पोलियो का लस हो, पोलियो के ड्रॉपलेट हो, ये जो भी देते हैं छोटे बच्चों को, तो उनको फीवर आता है, करेक्ट। 2 दिन के बाद फीवर कम हो जाता है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है हमारी इतनी। तो अभी हम देखते हैं ये लॉजिकली क्या होता है एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर। तो जैसे ही वो वायरस, वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आती है, उनका टॉक्सिन्स, वो अपना टॉक्सिन्स बनाते हैं, ठीक है, बॉडी को डैमेज करने के लिए टॉक्सिन्स बनाते हैं।
मगर उस वैक्सीन के अंदर इतनी कम मात्रा में लाइफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनकी लगभग 80% डेड हो चुकी होती हैं, सिर्फ 20% वो अलाइव रहते हैं, जिसे हम एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। तो उनके अंदर का जो वैक्सीन है, जो टॉक्सिन्स होता है, वो इतना कम प्रमाण में प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर कि हमारी वो छोटे बच्चों की इम्यूनिटी उस टॉक्सिन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। इतनी ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज बना देगी कि वो जो टॉक्सिन्स है उसे खत्म कर देगी। तो ये जो फाइटिंग होता है एंटीबॉडीज का विद टॉक्सिन्स, उस विषारी तत्वों के साथ, तो इस फाइटिंग की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छे से काम कर रही है। अभी ऑटोइम्यून में क्या होगा? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही बॉडी को फॉरेन पार्टिकल समझ के फाइटिंग करने लगती है। ठीक है, जैसा हमने अभी कहा कि क्लाइमेटिक चेंजेस, एटमॉस्फेरिक चेंजेस होने के बाद अगर आपकी तबीयत खराब होने लगी है, इसका मतलब यू आर हैविंग सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके अंदर अभी क्या क्या पैरामीटर्स हैं या फिर क्या क्या चीजें इसके अंदर यूज की जाती है। तो सबसे पहले जायंट सेल मायोकार्डिटिस, ये एक तरीके का कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, जो पिछले प्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि एक नॉर्मल हार्ट है, उसकी जो वॉल है वो बहुत अच्छी सी उसकी थिकनेस है। अगर उसकी थिकनेस कम हो जाए, इसका मतलब हार्ट की फंक्शनिंग में कुछ तो गड़बड़ है। और इस पर्टिकुलर जायंट सेल मायोकार्डिटिस को हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर प्लेस करते हैं। अगर किसी पर्सन को ये डिसऑर्डर है या फिर वो डील करने से, तो ये कुछ हद तक सेवियर कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे डर्मेटोमाइटोसिस, ये एक्चुअली मसल वीकनेस या फिर डिस्टिंक्टिव स्किन रैशेस, बहुत ज्यादा मसल्स वीक हो जाना, इसको हम कहेंगे मसल फाइब्रोसिस भी अगर हम कहें तो भी चलेगा, मसल डिस्ट्रॉफी भी अगर कहें तो भी हम चलेगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है मसल्स में, थोड़ा सा मूव करोगे तो बहुत ज्यादा मूव होने लगेगा, जिसे हम कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में मसल वीकनेस। मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसीजेस, ऑलमोस्ट कनेक्टिव डिसीजेज जो होते हैं ऑलमोस्ट, अगर इसे हम देखेंगे तो स्किन रिलेटेड थोड़ा सा इसे हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब थायराइड है, एनीमिक कंडीशन, ब्लड रिलेटेड कंडीशन होती है जब आरबीसीज का जो फंक्शनिंग है वो कम होना या फिर फंक्शनिंग अच्छी तरीके से ना होना या फिर उसके शेप में चेंजेस हो जाना, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाने से हम एनीमिक कंडीशन कहेंगे। टाइप 1 डायबिटीज है, सोरियासिस है, हेयर लॉस है, तो ये सब कंटेंट आ जाते हैं हमारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो फीवर इज मोर पावर एक पोटेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के हिसाब से काम करता है। टेस्टोस्टेरोन ये ना सिर्फ हमारे बॉडी को एक स्ट्रेंथ देने का काम करता है, बट ये इरेक्शन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जो मिलनेस हम कहते हैं उस मिलनेस के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल हैबिट कहेंगे, जो मेल के अंदर की सेक्सुअल डिसेबिलिटीज हैं, चाहे वो सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा ना रहना या फिर सेक्सुअल फीलिंग ना आना, इन सभी तरीकों से को हम अगर जोड़ें तो इसे हम एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर रखेंगे जिसका नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इसके बाद ये यहाँ पे आई थिंक मेरी एक पेन में यूज करता हूँ। सो मेंटल हेल्थ कंसर्न की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये कुछ रीजंस हो सकती हैं इरेक्शन की। इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, सेक्सुअल डिसेबिलिटीज हैं, ऑलमोस्ट 80 to 85% मेल के अंदर देखने मिलता है आज की कंडीशन में। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर सेक्सुअल डिसेबिलिटीज हैं, आप इन चीजों से भी डील कर रहे होंगे। अगर इन कंडीशन से आप डील कर रहे हैं, मेंटली ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, तब टेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन आपके बॉडी के अंदर उतने पोटेंट अमाउंट पे नहीं बढ़ पाता, अटेंड नहीं कर पाता कि आप सेक्सुअल फीलिंग को एंजॉय करें या फिर उसे अटेंड करें। तो इसी के साथ साथ कुछ फिजिकल इश्यूज भी हैं। फिजिकल के तहत हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसीज अगर आपको है, हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, तब भी आपको इरेक्शन के लिए या फिर डिसेबिलिटीज को सामना करना पड़ सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल को हम थोड़ा सा जोड़ते हैं ओबेसिटी के साथ। अगर मोटापा बहुत ज्यादा है तब भी इसके अंदर दिक्कत आ सकती है हायर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को। और सबसे पोटेंट ये देखने मिलता है डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट के अंदर तो ये बहुत ज्यादा पोटेंटली देखने मिलता है, बिकॉज
उनकी 50% इम्यूनिटी तो पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में होती है, रिमेनिंग 50% इम्यूनिटी काम करती है एंटायर बॉडी को गवर्न करने के लिए, और साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस उनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने मिलती है। और सबसे स्ट्रेंथ देने वाला जो हार्मोन है मेल्स के अंदर, दैट इज ओनली वन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। उनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी उनके बॉडी के अंदर बहुत कम अमाउंट में होता है। उसी के साथ साथ जो एडिक्शन करते हैं, मोस्टली जो स्मोकर्स हैं, जो चेन स्मोकर हैं, उनके अंदर भी ये चांसेस हमें देखने मिलते हैं। और उसके बाद सेकंड कैटेगरी में आती है अल्कोहलिज्म, जो लोग ज्यादा अमाउंट में करते हैं या फिर वीकली थ्राइस फोर अगर ये करते हैं तो उनके अंदर भी हमें ये चीजें देखने मिलती है। तो टेस्टोस्टेरोन इरेक्शन के अंदर तो काम करता ही है, मसल डिस्ट्रॉफी के अंदर काम करता है। मसल डिस्ट्रॉफी जैसा हमने अभी कहा कि मसल के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ ना रहना, उसके अंदर भी काम करता है, स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। एटीट्यूड जो होता है, जो माइंडसेट होता है, जो थॉट प्रोसेस होती है मेल की, उसके अंदर भी ये काम करता है। ना सिर्फ मेल, फीमेल के अंदर भी इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी अमाउंट में होता है। जो बोन को मसल्स के साथ जकड़ के रखने के लिए काम करता है, उनके भी थॉट प्रोसेस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, एटीट्यूड के लिए टेस्टोस्टेरोन काम करता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल डिसेबिलिटीज को ओवरकम करने के लिए, एक ड्रग पाया जाता है जिसका नाम है सिल्डेनाफिल सिट्रेट। ऐसा ड्रग, ऐसा स्टेरॉइड जो एक मोस्ट पॉपुलर मेडिकेशन के अंदर यूज किया जाता है, जिसका नाम है वियाग्रा। वो आपके बॉडी के अंदर का वाइटल ऑर्गन को, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी की, फॉर एग्जांपल लंग, लीवर, हार्ट, किडनीज, इन ऑर्गन्स का ब्लड फ्लो कम कर कर आपके सेक्सुअल ऑर्गन को ब्लड फ्लो ज्यादा देते हैं। और इसी वजह से हमारी ब्रेन को किसी भी तरीके के इम्पल्स ना देते हुए बियॉन्ड इमेजिनेशन हमें इरेक्शन देखने मिलता है। ठीक है। और जैसा हम सभी को पता है कि नेचुरल एक्साइटमेंट लेवल भी अगर हमारी बढ़े तो हार्ट बीट बढ़ती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है। सिल्डेनाफिल सिट्रेट का यूटिलाइज अगर हम करें तो वो 120 से भी ज्यादा हमारा ब्लड हार्ट बीट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। और अगर हम इसे कॉन्ट्रोवर्शियल बात करें हिबार इज मोर पावर के साथ, तो वो आपके एंटायर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक से मेंटेन करने के बावजूद आपके एज के अनुसार, आपके फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का काम करता है। इसका मतलब आपकी जो हार्ट बीट है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन नहीं जाएगी। आपका टेम्परेचर नेचुरली बढ़ता है तो अपने प्रोडक्ट खाने से भी बढ़ेगा, एसिडिक कंडीशन नेचुरली बढ़ती है तो अपने प्रोडक्ट खाने से भी बढ़ेगी। तो ये तो रही एक स्टेरॉइड के साथ कंपेयर्ड हिबारिज मोर पावर। तो यू कैन यूज आवर प्रोडक्ट इन बेस्ट वे फॉर द टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, और इसके रिजल्ट्स हमें बहुत शानदार तरीके से मिलते हैं। चाहे एजोस्पाइरिलम की जीरो स्पर्म काउंट हो, मोटिलिटी कम हो, थिकनेस कम हो, या फिर अर्ली इजैकुलेशन हो, इन सभी मेल सेक्सुअल डिसेबिलिटीज के अंदर अपना प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। और सबसे पहले रिजल्ट अगर आपको देखने मिलते हैं मेल्स के अंदर तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर देखने मिलते हैं। इसके बाद अगर इसकी हम बात करें तो दिस इज द बेस्ट इन अर्थराइटिकल, किसी भी तरीके के अर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोपेनिया हो, रिमेटेड अर्थराइटिस हो, जॉइंट पेन हो, कैल्शियम रिलेटेड या फिर बोन्स रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो उसके अंदर अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट्स बहुत शानदार तरीके से मिलते हैं। यहाँ पे आप अगर नीचे थोड़ा सा देख पाओ तो यहाँ पे स्वेलिंग एंड टेंडरनेस द मोर जॉइंट्स, बोन्स को थोड़ा सा सूजन हो जाना, या फिर बोन्स के अंदर का जो लिक्विड होता है, या फिर कार्टिलेजेस जिसे हम कहते हैं, लिक्विड नहीं कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस अगर घिसकर खराब हो गए हैं, डैमेज हो चुके हैं थोड़ा, तो अगर वो है एक्चुअली प्रेजेंट है तो उसे अपने प्रोडक्ट के सातत्यपूर्ण सेवन से वो बढ़ सकता है। 100% अगर डीनेचर्ड हो गए हैं कार्टिलेजेस तो उसे बनने के लिए अच्छा खासा समय लगेगा, अगेन आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को मद्देनजर देखते हुए। रिमेटेड अर्थराइटिस माने जहां पर भी फोल्डिंग्स होती हैं बोन्स की, तो वहां पे बहुत ज्यादा पेन होना, जिसे हम कहेंगे रिमेटेड अर्थराइटिस। और इसी के साथ साथ अर्थराइटिस इज मोस्ट कॉमन, जिसके जो एराज है कि वहाँ जो रिजल्ट हमारे बॉडी के अंदर देखने मिलती है, और सबसे पहले अपने फुट के अंदर
पैरों के अंदर, हाथ के अंदर, हिप जॉइंट्स, जो आमतौर पे 60+ एज के अंदर हिप जॉइंट्स क्रैक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा है। नीज के अंदर जो ऑलमोस्ट, अभी नी पेन के लिए तो कोई एज डिटरमाइन है ही नहीं। लोअर बैक जो आज की डेट में भी बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें देखने मिल रहा है। इसी के साथ साथ इसके थोड़े से टाइप हम देखेंगे, कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके बाद स्पॉन्डिलाइटिस, जो अपर ब्रेन से लेके टेल बोन तक, आपके माकड़ हाड़ मनतो अपन सो टेल बोन तक जितना भी आपका रीढ़ का हिस्सा है पिछला, उन सभी को हम कंपेरेटिवली या फिर एक लेमन लैंग्वेज में हम कहेंगे स्पॉन्डिलाइसिस, उसके बाद रिमेटॉइड अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस के अंदर अपने प्रोडक्ट के शानदार रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। अभी अर्थराइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हम सिर्फ एक मानते हैं, जिसका है कैल्शियम। एकमात्र ऐसा कंटेंट हम समझते हैं कि कैल्शियम डिफिशियंसी है, इसका मतलब हमें अर्थराइटिस है, नहीं। आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी है, तब भी आपको ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ अर्थराइटिकल सिम्टम्स देखने मिलते हैं। उसके बाद अर्थराइटिस अगेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर भी आता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं आज विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे खाने पीने से तो मिलता है, यस, हिबरस मोर पावर के यूटिलाइजेशन से भी मिलता है, बट हमारे बॉडी के अंदर जो विटामिन डी आता है वो D2 होता है। D2 वो फंक्शनल नहीं है, वो किसी भी तरीके से फंक्शनल नहीं। हमारे बॉडी के अंदर तो आता है, ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। आप कितना भी दो, 1 किलो अगर दोगे तो 1 किलो का 1 किलो आपके बॉडी के अंदर पड़ा हुआ रहेगा, वो किसी भी तरीके से काम में नहीं है। ये फंक्शनल में जाता है जब वो कन्वर्ट होता है D3 के अंदर। So vitamin D3 is the only functional vitamin, विटामिन डी। ये तभी विटामिन D2 से D3 के अंदर कन्वर्ट होगा जब आप सनलाइट के अंदर वॉकिंग करोगे, ठीक है। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आपको बहुत अच्छी सी जानकारी मिले। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप ये लीजिए ये चीज हो जाएगी, बाकी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, नहीं। आप हिबारिस मोर पावर भी यूज कर रहे हैं। अर्थराइटिस के अंदर बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। अगर अर्थराइटिकल के लिए प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, कम से कम 15 से 20 मिनट सनलाइट के अंदर वॉकिंग करना बहुत ज्यादा इसेंशियल है। सनलाइट इज अ ट्रिगरिंग फैक्टर, वो ट्रिगर करता है, गन जैसे हम ट्रिगर करते हैं ना, उस तरीके से ट्रिगर करता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ D2 टू D3, फॉर द कन्वर्जन ऑफ नॉन एक्टिव विटामिन डी टू एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मुझे बताना था आपको। और साथ ही कैल्शियम डिफिशियंसी तो ये 100% ओवरकम करेगा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जैसा हमने कहा कि जितने भी तरीके के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर प्रोडक्ट के रिजल्ट शानदार तरीके से हमें देखने मिलते हैं। अभी देखेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर अपना प्रोडक्ट क्या क्या काम करेगा। तो न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज क्या क्या है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छे सेशंस हमने लिए थे न्यूरोलॉजिकल के रिगार्डिंग, हमने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उस वक्त भी ली थी। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले एपिलेप्सी। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन आपके न्यूरॉन्स के अंदर ज्यादा ना रहे, आपके ब्रेन के अंदर ज्यादा ना रहे, ठीक है। एक सेशन हम लेने वाले हैं जहाँ पे आयंस का जो इंपॉर्टेंस है, शायद हमने एक लिया था पोटेशियम और मैग्नीशियम के रिगार्डिंग। तो ये जो आयंस होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कुछ फंक्शनिंग होनी है, उस फंक्शन को करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, उन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स को प्रोडक्शन करने के लिए भी आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से न्यूट्रासिटिकल्स या फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को नहीं मिली तो हमें बहुत अच्छे खासे इसके ड्रॉबैक्स देखने मिलते हैं। और वेल नोन जो डिसऑर्डर्स हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर है, सीजर्स, अचानक से बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाना, जैसे 1 सेकंड के लिए लाइट जाती है, 1 सेकंड के लिए आ जाती है, तो हमारा खुद का एक जगह पे बैलेंस आउट होता है, थोड़ा चक्कर आया जैसे लगता है, हार्डली 10 से 15 सेकंड के लिए, उसके बाद हम फिर से ठीक होने लगते हैं। इसका मतलब वो भी एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसे हम किसी भी एज के साथ जोड़ सकते हैं, प्रीडोमिनेंटली जिनका एज 20 से 25 से बिलो है,
उनके अंदर अगर लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं तो उसे हम एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल कहेंगे। मस्कुलर डिसऑर्डर, न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर्स, ब्रेन ट्यूमर्स, कॉर्ड इंजरी, सेरेब्रल पैलिसी, तो ये अलग अलग तरीके के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसके ऊपर अपने प्रोडक्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। उसके बाद बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट हम हमेशा इसके बारे में बात करते हैं, तो एक न्यूरॉन है। नर्वस कोऑर्डिनेशन होने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स का हमारे बॉडी के अंदर वर्किंग होने के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम देखेंगे कि कैल्शियम यहाँ पे क्या काम करेगा। तो एक्शन पोटेंशियल अराइव्स हो गया, इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल सोडियम और पोटेशियम इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन वहां पे ठीक तरीके से है, ये मानते हुए हम आगे चल रहे हैं। ये जो वेसिकल्स हैं, ये जो आपको वेसिकल दिख रही हैं, ये सब वेसिकल्स, सॉरी, इन वेसिकल्स के अंदर जो ब्लू डॉट आपको दिख रहे हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये सिग्नल्स हैं, हमारे ब्रेन से निकलते हैं, हमारे एंटायर बॉडी को गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो ये तभी सेल के अंदर से, न्यूरॉन्स के अंदर से बाहर निकलेंगी जब ये कैल्शियम सेल के अंदर चला जाएगा, न्यूरॉन के अंदर चला जाएगा। हमारे ब्रेन के अंदर तो बहुत न्यूरॉन्स हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, देखोगे एनिमेशन इसका, न्यूरॉन्स का, हाउ द न्यूरॉन वर्क्स, तो आप परेशान हो जाओगे कि इतने ज्यादा न्यूरॉन्स है। तो हर न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम अगर जाता है तभी न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर निकलती है। एक ब्रॉड कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, अगर किसी पर्सन के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी है तो उनको थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकते हैं ब्रेन रिलेटेड, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे हमेशा एक हिस्से का जो बॉडी का पार्ट है वो बहुत ज्यादा हेवी लगना, या फिर सेंस थोड़ा सा कम होते जाना, तो इसे हम को रिलेट कर सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ, और साथ ही कैल्शियम डिफिशियंसी कंडीशन के अंदर। तो हिबारिस मोर पावर सबसे पहले आपके न्यूरॉन्स को कैल्शियम देगा। जितने भी आयंस, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हिबारिस मोर पावर के अंदर प्रेजेंट हैं, वो सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनल्स को प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनल के पास जाते हैं जिनके फंक्शनिंग के अंदर कुछ बिगाड़ हो जाए तो हमारे जीवित रहने के चांसेस कम है, तो सबसे पहले उसे संभाला जाएगा। उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको वो दिया जाएगा। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर जैसा हमने कहा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ये सभी एलिमेंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में लगती हैं और ये सभी हिबारिस मोर पावर के अंदर अच्छी तरीके से प्रेजेंट है। तो इसके बाद क्या क्या काम है हिबारिस मोर पावर का, तो ये प्रीडोमिनेंटली आपके बॉडी के अंदर का जो पीएच है उसे बैलेंस करने का काम करेगा, आपके एंटायर बॉडी को पीएच बैलेंस करेगा। हमारे हर ऑर्गेनल का पीएच अलग अलग है। हमारे बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 50 से भी ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर काम करती हैं। कुछ एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करती हैं। सपोज एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को कट करने का है तो किसी भी तरीके की कैंची बॉडी के अंदर नहीं होती है, तो वहां पे कुछ एंजाइम्स होती हैं। कुछ एंजाइम्स टारगेट ओरिएंटेड होती हैं, जो टारगेट अगर दिख जाए तो वहां पे कट करेगी। कुछ एंजाइम्स होती हैं जिनका जो पीएच है वो एसिडिक होता है, अगर वो एसिडिक एंजाइम के साथ या फिर मॉलिक्यूल के साथ अगर वो कोई प्रोटीन आ जाए तो उसे वो खाने का काम करेगी। ठीक है, पॉसिबल हुआ तो फ्यूचर में उसकी रिगार्डिंग भी एक हम सेशन लेने वाले हैं, जो इस तरीके के सेशंस रहेंगे। हमारी बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है हमें किस तरीके से पता चले, तो ये अगर पॉसिबल हुआ, अगर इसकी डिमांड आई तो हम इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। तो हिबारिस मोर पावर प्रीडोमिनेंटली आपके बॉडी के अंदर का जो पीएच है उसे मेंटेन करने का काम करेगा। अभी पता कैसे चले कि हमारे बॉडी का पीएच कैसा है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है जो सर्कुलेटरी मैकेनिज्म के अंदर काम करता है, दैट इज नथिंग बट द ब्लड। तो हमारे ब्लड का पीएच 7.35 टू 7.45 के इन बिटवीन रेंज करता है। अगर हमारा ब्लड का पीएच उतना है तो हमारी बॉडी के अंदर पीएच अच्छे तरीके से काम करता है। अगर उतना पीएच रहने के बावजूद भी आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, खाना खाने के बाद बर्पिंग बहुत ज्यादा होना, पेट फूल जाना, डाइजेशन ठीक से नहीं होना, एसिडिक कंडीशन बढ़ जाना, इसका मतलब आपके बॉडी का पीएच 100% इम्बैलेंस कंडीशन में है, तो उसे बैलेंस करने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाएगा। उसके बाद हिबारिस मोर पावर इज अ बेस्ट एज एन एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट के अंदर सैपोनिन नाम का एक कंटेंट है जो कोरियन रेड जिनसेंग के अंदर पाया जाता है, और वो सैपोनिन हमारे बॉडी के अंदर जो नेचुरल सिस्टम होती है, जो डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं,
उस डिफेंस मैकेनिज्म को और अच्छी तरीके से एलिवेट करने का, एनहांस करने का, बढ़ाने का काम करती हैं। और जो 100% काम करती हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कहीं पर भी हमारे सेल के अंदर हो वहां पर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी सेल साइकिल के अंदर अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, सॉरी, अगर म्यूटेशंस हो जाए, अगर कोई पर्सन धूप के अंदर बहुत ज्यादा घूमते हैं, तो उनके बॉडी के अंदर जो सेल साइकिल होती है, जो एक सेल दो सेल के अंदर, दो सेल चार सेल्स के अंदर, चार 8 सेल्स के अंदर, जिसे हम बाइनरी कहते हैं, बाइनरी फिजन। साइंस के अंदर भी इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। अलग अलग नाम है, माइटोसिस है, बाइनरी फिजन है, रेप्लिकेशन है। तो समझने के हिसाब से हम बाइनरी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। तो होना क्या चाहिए, एक से दो ही होने चाहिए, डबल ही होने चाहिए। मगर कहीं जगह पर दो से ज्यादा अगर उसका काउंट बढ़ रहा है, तो वहां पे नेचुरल सिस्टम हमारी काम करती है। ठीक है, तो उस नेचुरल सिस्टम्स को बढ़ाने का काम अपने प्रोडक्ट से बहुत शानदार तरीके से किया जाता है। 4 अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं कैंसर को रोकने के लिए। तो उन 4 अलग अलग सिस्टम्स के अंदर भी अपना प्रोडक्ट अच्छी तरीके से काम करता है। वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज्म इज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब ऐसा होता है कि कोई सेल हमारे बॉडी के अंदर आई है, अगर हमारे बॉडी को पता चला, इम्यून सिस्टम को पता चला कि ये हमारी बॉडी की नहीं है, ये डैमेज करने वाली है, तो उसे वो कट करके तोड़ फोड़ देगी। उसके अंदर का जितना भी हिस्सा है वो सेल के बाहर आ जाए, जिसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, खुद से उसे कट करके मार देना। दूसरा, और ये मैकेनिज्म फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के अंदर एपोप्टोसिस मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। और अपना प्रोडक्ट इस मैकेनिज्म को बहुत शानदार तरीके से बढ़ाता है। एपोप्टोसिस कहीं पर भी बॉडी के अंदर अगर डैमेज होने लगे, ऐसा लगे कि इस वजह से हमारी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचेगा, वहां पर एपोप्टोसिस 100% होता है। चाहे वो पार्टिकल बाहर से अंदर आया हो, चाहे अंदर का पार्टिकल क्यों उस तरीके से काम ना करे, तो उन दोनों के अंदर भी वो काम करता है। उसके बाद ये एक्सीलेंट ब्लड रिलेटेड इश्यूज के अंदर काम करता है। पहले दिन से ब्लड रिलेटेड कंडीशन के अंदर अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम करता है। ब्लड वेसल्स अगर कहीं जगह पर थोड़ी सी दब चुकी हैं, इसकी इलास्टिसिटी कम हुई है, इलास्टिसिटी को फिर से मेंटेन करने का काम करेगा। छोटे छोटे क्लॉट्स अगर कहीं पर प्रेजेंट हैं, उस क्लॉट्स को निकालने का काम करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हम बात करेंगे डायबिटीज पर्सन के साथ। डायबिटिक पेशेंट अगर हैं तो उनके पैर को खास तौर पे अगर थोड़ी सी जख्म हो जाए, तो वहां से खून बहता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। तो उसे हम कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, जिसे थ्रोम्बिन भी कहते हैं। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर से थ्रोम्बिन का भी आपके बॉडी के अंदर इफेक्ट देखने मिलेगा। तो उनका जो डायबिटिक पर्सन है, जो खून उनका रुकता नहीं है, वहां पर खून का बहाव रोकने के लिए भी अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। उसे भी हम ब्लड के क्लॉट्स ही कहते हैं। मेश लाइक नेटवर्क होता है, उस मेश लाइक नेटवर्क को मेंटेन करने का भी काम अपने प्रोडक्ट से किया जाता है। तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हैं तो ब्लड को प्यूरिफिकेशन करेगा, ब्लड को सर्कुलेशन अच्छे से करेगा। इसका मतलब ब्लड प्यूरिफिकेशन हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से होने लगा, तो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से भी बहुत अच्छी तरीके से निजात मिल सकता है प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल से। इसी के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के अंदर भी इसके शानदार तरीके के रिजल्ट्स हमें देखने मिलते हैं। सबसे लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं वेरिकोज वेन। आज के डेट में ये वेरिकोज वेन भी बहुत लोगों को इसके सिम्टम्स देखने मिल रहे हैं। वेरिकोज वेन कुछ ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां जो होती हैं वो थोड़ी सी मोटे होने लगती हैं और वहां का ब्लड थोड़ा सा ब्लैक दिखने लगता है, या फिर कुछ पेशेंट्स के अंदर ब्लड दिखता नहीं है मगर वो जो वेसल्स हैं वो बहुत मोटी होने लगती है। तो इसे हम वेरिकोज वेन कहते हैं। साइंस के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इम्प्योर ब्लड का बहाव, इम्प्योर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ठीक से ना होना, उसका प्यूरिफिकेशन बॉडी के अंदर ना होना, और वो जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाना। अगर उसकी इलास्टिसिटी खत्म होने लगी, वो बहुत ज्यादा हार्ड बनने लगी, तब भी ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता। तो वेरिकोज वेन के अंदर भी अपने प्रोडक्ट की रिजल्ट शानदार तरीके से मिलती है। और जैसा हमने कहा कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस यानी हार्ट रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसके अंदर अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। अगर किसी पर्सन का ऑपरेशन हुआ है हार्ट रिलेटेड, वॉल का हो या फिर स्ट्रेन्स उसके अंदर डाली हैं, एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से सर्कुलेशन को करने का काम करता है। शानदार तरीके से अगर छोटे मोटे क्लॉट्स है तो उसे निकालने का काम करेगा।
शानदार तरीके से। अगर कोई वेसल्स थोड़ी सी दबी है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि वो पूरी सी जाम है और उसे निकालने का काम करेगा। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। उसे अगर ओपन करना है तो ऑपरेट ही करना पड़ेगा, उसे जाकर वहां पे निकालना पड़ेगा। थोड़ी सी अगर दबी हुई है तो सर्कुलेशन अगर ठीक से होने लगे तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। आइए देखते हैं न्यूट्रास्यूटिकल डिसीज प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन के लिए किस तरीके से काम करता है। राइट हैंड साइड की ये जो चीजें आप देख रहे हैं, ये डिसीज प्रिवेंशन के लिए काम करता है। यहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजेस भी आपको देखने मिलेंगे जो एलोपैथिक इंडस्ट्री के हिसाब से भी थोड़ी सी मुश्किल भरी है। फॉर एग्जाम्पल पार्किंसन, किसी भी तरीके के मेडिकेशन वहां पे नहीं है। हाँ, डेफिनेटली प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर वो काम करती है मेडिकेशन। अगर पार्किंसन है और मेडिकेशन आप ले रहे हैं तो वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं, एज इट इज मेंटेन रहेगा। स्ट्रेस ट्रेंड बढ़ेगा, फिर पार्किंसन बढ़ेगा ही, वो बढ़ता ही रहता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा कंटेंट है, ऐसा एक मॉलिक्यूल के तहत इसे हम रिकमेंड करेंगे कि वो प्रिवेंशन के तौर पे तो काम करता ही है, और हेल्थ को प्रमोट करने का भी काम डेफिनेटली अच्छे तरीके से करता है। दिस इज द रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन हेल्थ प्रमोशन। तो आइए देखते हैं वो किस तरीके से डिसीज या डिसऑर्डर्स के ऊपर काम करेगा। सबसे पहले कैंसर के ऊपर काम करेगा। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, आपके गट से लेके स्मॉलर इंटेस्टाइन और एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म्स, इन सभी तरीकों के अंदर भी प्रोडक्ट का शानदार तरीके से रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। चाहे आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो, एनाबॉलिज्म खराब हो, कैटाबॉलिज्म खराब हो। एनाबॉलिज्म मतलब जो बॉडी एज के हिसाब से बिल्ड होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, मसल बढ़ने चाहिए, वो ना बढ़ते हैं तो उसे हम कहेंगे एनाबॉलिज्म, जो बढ़ने का काम करती है। कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि आप हमेशा थके थके लग रहे हैं, आपको एनर्जी नहीं है, बहुत डेजिटेटिव फील कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। जो कट करके एनर्जी देने का काम करती है वो ठीक से काम नहीं हो रहा है। उसके बाद डाइजेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो इन सभी तरीकों से, या फिर कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के साथ हम पाइल्स के भी थोड़ा सा हम यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आपका स्टमक ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपको पाइल्स रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती हैं। इन सभी तरीकों से अपने प्रोडक्ट के शानदार रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। इसी के साथ साथ अर्थराइटिस जो हमने देखा, यह है डिप्रेशन या फिर एंजाइटी स्ट्रेस, जितने भी तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर भी काम करेगा। स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर भी है, ब्लड के साथ, और यहाँ पे हमने दिखाया है पार्किंसन। इसी के साथ साथ कौन से ऑर्गन के ऊपर यह काम करेगा? नर्वस सिस्टम है, हार्ट है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन है, लंग, एंड एट लास्ट आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मेल एंड इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स एज वेल। तो अपने प्रोडक्ट के इतने शानदार रिजल्ट्स हमें देखने मिलते हैं, तो अभी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं जब आपके सामने एवरेज मोर पावर जैसा एक ऐसा खूबसूरत प्रोडक्ट जो आपके एंटायर बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है। आपको अलग अलग तरीके के मेडिकेशंस, अलग अलग तरीके के किसी भी अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स लेने की जरूरत नहीं है। एक ऑल इन वन ऐसा प्रोडक्ट जिसके सिर्फ 2 से 3 ग्राम सुबह, 2 से 3 ग्राम शाम के वक्त खाने से ही आपकी एंटायर बॉडी चुस्त तंदुरुस्त होने लगेगी। जितने भी डिसीज है उससे आप निजात पा सकते हैं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने दिखाने का प्रयास किया है। एवरेज मोर पावर के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे है, तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। इससे भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स, आई होप इससे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आप इसे समझते भी हैं, देखते भी हैं। तो व्हाट आर द यूएसपीज ऑफ एवरेज मोर पावर? द फर्स्ट यूएसपी है जितने भी कंटेंट है, इंग्रेडिएंट है, 100% प्लांट ओरिजिनेटेड है। तो प्लांट के अंदर क्या क्या आते हैं? उसके शूट, रूट, उसके बार्क, साल, उसके पत्ते, उसके बीज, उसके फ्लावर्स, उसके फल। तो इन सभी को अगर हम एक्यूमुलेट करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर अगर रखा जाए तो इसे हम कहेंगे प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट। उसके बाद सेकेंड इसका जो यूएसपी है, बेस्ट एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म। तो एक्सट्रैक्शन होने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड रहेगी, ऐसी मेथड जिससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्वालिटी खराब ना हो, और हमें जो चाहिए वो चीज मिले, तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड रहेगी वो मेथड के इसके अंदर हमने यूटिलाइज किया है। ऑलमोस्ट 38 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज किए गए हैं। और एट लास्ट माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी, दैट इज अ नैनो टेक्नोलॉजी। तो आयुर्वेदा के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो भस्म है
उसे ही हम नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं। इसका मतलब आपके सेल के अंदर जो जाने की स्पीड है, कोई भी प्रोडक्ट आप जब खाते हैं, खाना भी खाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, बिकॉज 1 घंटा लगता है उस खाने को आपके सेल के अंदर जाने के लिए, उसे डाइजेस्ट होकर सेल के अंदर जाने के लिए। तो अगर इस ड्यूरेशन को हम छोटा करें, मिनिमाइज कर दें, तो यही प्रयास हमने किया है एवरेज मोर पावर के साथ। जैसे ही आप इसका यूज करें तो लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर आपके एंटायर बॉडी के अंदर आपको ये प्रोडक्ट महसूस होगा कि आपके पूरे एंटायर बॉडी के अंदर ये क्या है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ बात मैं करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी स्लाइड मुझे बनाकर दी थी सुहास सर ने। तो सबसे पहला जो है ये हैंडमेड ब्रश है। अगर हम बात करें मेडिकेशन की, तो सिरप, टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स ये कंपैरेटिवली इजी हैं बनाने के लिए। सबसे ज्यादा हार्ड जो बनता है वो है ब्रश फॉर्मुलेशन, और अपना प्रोडक्ट हैंडमेड फिजिकली ब्लेंड प्राश फॉर्मुलेशन के अंदर ही है। ये समझ में आए इसीलिए हम इसे रिकमेंड करते हैं एज लाइक च्यवनप्राश। हमारा प्रोडक्ट च्यवनप्राश नहीं है, प्राश फॉर्मुलेशन के जैसा है। समझने के लिए हम बताते हैं प्राश फॉर्मुलेशन मतलब एज लाइक च्यवनप्राश के जैसा। उसके साथ साथ हाई क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं, माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टीज यूज की गई हैं, और ये दुनिया का सबसे अच्छा टेस्टोस्टेरोन और इम्यून बूस्टर के हिसाब से भी काम करता है। और इसी वजह से हिबारेज मोर पावर ये दुनिया का एक लौता, खुद में ही एक अजूबा इस तरीके का प्रोडक्ट है जो समर्थ प्रो हेल्थ केयर के हिसाब से आपको मिलता है। अभी हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट को यूज करने से क्या क्या होगा। इस प्रोडक्ट के यूटिलाइजेशन से आपको मोर वेल्थ विथ मोर हेल्थ। प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो हेल्थ बहुत अच्छी होगी। आई होप मेरा ये छोटा सा प्रयास आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि हेल्थ किस तरीके से मेंटेन हो जाएगी अगर इस प्रोडक्ट को हम अच्छा लगे हमें, अगर हम इसे रिकमेंड करना का शुरू करें तो हमारी वेल्थ भी इससे अच्छी बनी लगेगी। इसके बाद बात मोर एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। तो हमारी जो भी मीटिंग सुबह 7:30 बजे की होती है, वहां पे हम ना सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट के हिसाब से बात करते हैं, बट आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस, हर एक का सक्सेस का मायना अलग अलग। किसी को हैप्पीनेस चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, तो हर एक का मायना अलग अलग है। तो उन सभी मायनों को अटेंड करने के लिए, ग्रैब करने के लिए जो एजुकेशन चाहिए, ये एकमात्र ऐसी कंपनी है समर्थ प्रो जो इस तरीके का एजुकेशन आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। शायद ही ऐसी कोई दूसरी कंपनी होगी जो आपके फैमिली रिलेशन को लेकर, आपके घर के रिश्तेदारों के साथ रिश्ता किस तरीके से मेंटेन होना चाहिए, यहाँ से लेकर बिजनेस डेवलपमेंट के हिसाब से सभी तरीके का एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलता है। उसी के साथ साथ अगर ये दो चीजें आपको मिलती है तो आपकी लाइफ 100% हैप्पीनेस से भरी हुई होगी। और लास्टली रॉयल्टी जैसी इंफॉर्मेशन, रॉयल्टी जैसी एक मैजिक आपको मिलता है इस कंपनी के साथ। ये दोनों तरीके से मिलेगा, एक तो हेल्थ के साथ, दूसरा मिलेगा वेल्थ के साथ। तो आई होप मेरा ये छोटा सा प्रयास आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच आज जो मुझे आप सभी लोगों ने बताने का मौका दिया, स्पेशली आकाश सर एंड सुहास सर। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू आकाश सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वाओ, वेरी गुड और वेरी अच्छी तरीके से आपने ये प्रोडक्ट सेशन बताया सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी तरफ से, हम सभी लोगों की वजह से। और देखा जाए तो सर आप हमें डॉक्टर ही बना के छोड़ने वाले हो अभी। बहुत एक्सलेंट तरीके से हमें एक एक हर एक डिसीज के लिए जो भी न्यूट्रिसिटिकल लैंग्वेज में देखा जाए, हर एक बॉडी की कमी के लिए जो भी आप हमें न्यूट्रिशन की वैल्यू चाहिए, वो सब हिमालयज मोर पावर में बिठाई है। और इसकी वजह से बहुत बड़ा थैंक्स कहूंगा। और इसके बाद एक देखा जाएगा कि ये ट्रेनिंग में जिसने भी सीरियसली अटेंड किया है, उनका आज कल से फील्ड के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा और सीनियर को कोई फोन नहीं करेगा कि सर इस डिसीज के लिए चलेगा, उस डिसीज के लिए चलेगा, ये कभी नहीं होगा अभी, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट